वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी ज्योग्राफी के एमसीक्यूज, वो भी क्लास 10th के, उसका अध्याय तीसरा जिसका नाम है जल संसाधन। देखिए, जल संसाधन के एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। ओके दोस्तों, अब जल के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ आपको। जल एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। जल जो है वो जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। देने के लिए दोस्तों, अगर मनुष्य को प्यास लगती है और पानी ना हो तो मनुष्य मर सकता है। और जल की अधिकता यानी कि बाढ़ और सुनामी से हो तो ये जीवन ले भी सकता है। ओके दोस्तों, इसी के साथ ही आज के हम अपने इस अध्याय को प्रारंभ करेंगे। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैंने अक्सर देखा है कि आप लोग वीडियो तो पूरा देख लेते हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। देखिए अपना आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पृथ्वी का 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। ऐसी भविष्यवाणी की जाती है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला व दूसरा दोनों, ना तो पहला और ना ही दूसरा। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ये बात सच है कि हमारी पूरी पृथ्वी पर 3/4 जो धरातल का जो भाग है वो जल से ढका हुआ है। परंतु दोस्तों, महासागर का जल जो है वो लवणीय यानी कि खारा है और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मानव खारे जल का उपयोग नहीं कर सकता। अलवण जल यानी कि जो लवण खारा नहीं है वो केवल 2.7% ही है। और इसका भी लगभग यानी कि 2.7 का लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों से हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है। इसलिए केवल 1% जल जो आलवण जल है वो मनुष्यों के उपयोग के लिए उपयुक्त समझा जाता है। और दोस्तों, जो 1% जल है ये हमें सतही अपवाह और भौमजल यानी कि भूमि के जल स्रोत से प्राप्त होता है, यानी नदियों से, झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में पाया जाता है और वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है, जिनका लगातार नवीनीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिसमें जल नवीनीकरण सुनिश्चित होता रहता है। दोस्तों, अब दूसरी बात बताऊं, यहाँ जो दिया गया है कि ऐसी भविष्यवाणी की जाती है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे, क्योंकि बढ़ती आबादी, कृषि और उद्योगों की बढ़ती मांग, जलवायु परिवर्तन, कम बारिश और भूजल के अत्यधिक दोहन से मीठे पानी के स्रोत सूख रहे हैं, जिसकी वजह से जल की कमी हो रही है। ओके दोस्तों, उम्मीद है दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा, भारत में स्वच्छ जल का प्रमुख स्रोत है वर्षा का जल, समुद्र का जल, भूजल या नदियों का जल। तो देखिए दोस्तों, भारत में स्वच्छ जल का प्रमुख स्रोत भूजल है, यानी कि भूमि से मिलने वाला जल। वो आपका किसी भी रूप में हो सकता है, नदियों के रूप में, झीलों के रूप में, पृष्ठीय जल के रूप में, जैसे कि मैं पहले प्रश्न में आप लोगों को बता भी चुका हूँ। अब देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। देखिए, जल संसाधन की उपलब्धता में विभिन्नता का कारण है। पहला, वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण, समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता के कारण, अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण। अब देखिए, उपरोक्त में से कौन सा यह से सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला व दूसरा दोनों, या पहला, दूसरा और तीसरा तीनों। तो यहाँ हमारा जो विकल्प डी यहाँ पर सही है, यानी कि जितने भी विकल्प दिए गए हैं वो जल की विभिन्नता के दिए गए हैं। अब समझिए, जैसे कि हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्कालिक कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों को ध्यान आता है। जैसे ही जल की कमी की बात आती है तो हमें राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे हुए मटके लेकर जाती हुई पनिहारे नाव के चित्र हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं। ओके दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि राजस्थान में, आप इंडिया का मैप देखिए, मैं बनाता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा बनाने का प्रयास करता हूँ समझाने के उद्देश्य से। देखिए,
देखिए, आप लोग देखेंगे कि ऊपर वाले हिस्से में जो हमारा मस्तिष्क वाला भाग है, ये हिमालय प्रदेश है। उसके नीचे ये अरावली प्रदेश है। यहाँ पर आपका अरावली उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग है, यहाँ पर अच्छी बारिश होती है। ये पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, यहाँ की कम बारिश होती है। तटीय क्षेत्र में बारिश होती है। तो भारत में मौसम के अनुसार और वार्षिक वर्षा के अनुसार भिन्नता देखने के लिए मिलती है। और कुछ आपने देखा होगा समय, जैसी गर्मी, बरसात, सर्दी में आपकी बरसातों में देखिए, गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो पानी की कमी होती है। बरसात में मानसून आता है तो पानी पड़ता है। और सर्दी में आपकी गोल्डन ड्रॉप यानी कि ओस, जो कि गेहूं के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। तो ये समय समय पर पड़ती है और स्थान के हिसाब से पड़ती है, क्योंकि आपके हिमालयी क्षेत्र में तो हिमपात होता है, वहाँ बारिश का कोई काम ही नहीं है, हिम नदियाँ बहती हैं वहाँ पर। उसी प्रकार दोस्तों, अत्यधिक उपयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में पानी के असमान वितरण का मतलब, कुछ लोगों द्वारा यानी कि ज़्यादातर जल का यूज़ किया जाता है, जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में पानी का अत्यधिक यूज़ किया जा रहा है। कुछ लोग कृषि के लिए अत्यधिक यूज़ करते हैं। देखिए, कृषि उद्योग या विलासिता के लिए कुछ लोग कार धोने के लिए पाइप लगा करके जल का अनुपयोग करते हैं। जबकि गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों स्वच्छ जल पीने के लिए भी नहीं है, सुरक्षित पानी की कमी होती है। जैसे पानी की कमी, प्रदूषण और पानी जनित बीमारियां जैसे हैजा है, टाइफाइड फैलती हैं, जो सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी दर्शाती हैं। तो ये तीनों ही कारण है जो जल की उपलब्धता में विभिन्नता को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका चौथा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जल दुर्बलता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम है। दोस्तों, इस लाइन को पढ़ते ही ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि यहाँ जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही है। आगे देखिए, जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए चाहिए। तो दोस्तों, अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग के लिए आवश्यक नहीं है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। घरेलू उपयोग के लिए तो जल की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए चाहिए। दोस्तों, अधिक अनाज उगाने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, परंतु घरेलू उपयोग के लिए भी चाहिए। तो देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा है, कौन से सही? केवल पहला, केवल दूसरा, केवल पहला और दूसरा, डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला विकल्प सही है। दूसरे विकल्प को हम सही इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर आधा वाक्य सही है और आधा गलत है, यानी कि आंशिक रूप से सही है। तो हम विकल्प यानी कि अपना उत्तर करके आएंगे, केवल पहला यहाँ पर सही है। ओके दोस्तों, देखिए, यह कथन आंशिक रूप से गलत है, क्योंकि जल जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग के लिए भी अति आवश्यक है, जैसे पीने के जल के रूप में, नहाने धोने के लिए और अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी जलीय संसाधनों का अत्यधिक शोषण करते हुए सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जाता है। यानी फसलों की सिंचाई करना, पानी देना और जल का दोहन करने की, यानी शुष्क ऋतुओं में भी आपका जल का अत्यधिक दोहन करके आपकी फसलें उगाई जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। उस देश का नाम बताएं जहां 25 सेमी औसत वर्षा के बावजूद जल का कोई अभाव नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऐसा भी कोई देश है विश्व में जहां 25 सेमी औसत वर्षा होती है परंतु जल का फिर भी कोई अभाव नहीं है? क्योंकि वहां पर मैनेजमेंट अच्छा किया जाता है, जल प्रबंधन अच्छा किया जाता है वर्षा जल का। देखिए, उस देश का क्या नाम हो सकता है? दुबई, भारत, मिस्र या इजराइल? तो दोस्तों, उस देश का नाम है आपका इजराइल। देखिए, इजराइल में औसत वर्षा कम है, लगभग 25 सेमी। इसके बावजूद इजराइल में पानी का प्रबंधन और आपका डिसैलिनेशन, यानी खारे पानी समुद्र या उसके जो समुद्र का जो खारा पानी है उसे मतलब कि शुद्ध करके उस पानी को पिया जाता है, उसके खारे पानी को अलग करके उस पानी को यूज़ में लिया जाता है। इसमें इजराइल में पानी, इस कारण दोस्तों इजराइल में पानी की कमी नहीं होती है। तो इजराइल दुनिया का ऐसा अग्रणी देश है जिसने ऐसी तकनीकी विकसित की है जिसमें कि आपको खारे पानी को शुद्ध किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो हमारे भारत में शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की जरूरत है। यानी कम से कम पानी की आवश्यकता हो, ऐसी फसलें आपको करके मतलब कि उपजा करके क्रांति लाने की जरूरत है जिससे बढ़ती जनसंख्या की उदर की पूर्ति की जा सके और अत्यधिक जल का दोहन रोका जा सके। आगे मैंने इसमें व्याख्या भी लगाई है, देखिए देखिए, आप लोगों को मैंने जैसे कि बताया, एक और इजराइल है जो 25 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है। दूसरी ओर हमारा भारत है, यहाँ 114 सेमी औसत वार्षिक वर्षा होती है। उसके बाद भी हमारे देश में सूखा पड़ता है। मैनेजमेंट की कमी है, पानी के संरक्षण की कमी है, प्रबंधन की कमी है दोस्तों।
देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल जो होता है नदियों और नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है और खारा हो जाता है, जिससे वर्षा के जल के बाद लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी होती रहती है। यही मूल कारण है कि देश में जलीय अभाव है और हम उचित प्रबंधन के द्वारा इसको नियंत्रित भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 6, अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। ये योजना गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार करती है। दूसरा, चयनित राज्यों में जल की कमी, अतिदोहित, गंभीर और अर्ध गंभीर ब्लॉकों की कुल संख्या का लगभग 37% का हिस्सा इसके अंतर्गत शामिल होता है। तीसरा विकल्प, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा की गई थी। अब देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही नहीं है, केवल पहला सही नहीं है, दूसरा या तीसरा या तीनों ही सही नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हमारा विकल्प सी यानी केवल तीसरा यहाँ पर सही नहीं है। अब देखिए पहले मैं पॉइंट बाई पॉइंट क्लियर करूँगा। अब देखिए क्यों सही नहीं है, इस वाले पॉइंट को पहले क्लियर कर देता हूँ। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यह योजना हमारी 2021 से 20 आपकी 2020 और 21 से 2024 और 2025 की अवधि के लिए लागू की गई थी और इसका वित्त पोषण भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा आधा आधा यानी 50:50 के रेशियो में किया गया है। ओके दोस्तों, अब उम्मीद है आप इस बात को अच्छे समझ गए होंगे। शुरुआत की तारीख आपकी 25 दिसंबर और 2019 ही थी। ओके दोस्तों, तारीख में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन या योजना शुरू की गई थी। अब पहले पॉइंट को समझते हैं थोड़ा सा। पहले पॉइंट को ब्रीफ करना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए जितने भी राज्य दे रखे हैं, इन राज्यों के 80 जिलों में 229 प्रशासनिक ब्लॉकों तालुकाओं की 8220 जल की कमी वाली ग्राम पंचायतों में ये कार्यान्वित की जा रही है अटल भूजल योजना। दोबारा सुन लीजिए, जिलों की संख्या 80, 229 प्रशासनिक ब्लॉक और तालुकाओं की संख्या 8220 में आपकी ये ग्राम पंचायतों में ये आपकी क्रियान्वित की जा रही है अटल भूजल योजना। ओके दोस्तों, सेकंड पॉइंट को और थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। देखिए इसका उद्देश्य भूजल प्रबंधन में सुधार, जल उपयोगकर्ता संघों का गठन करना, जल बजट तैयार करना और ग्राम पंचायत स्तर पर जल सुरक्षा योजना बनाना है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 7वां। देखिए जल जीवन मिशन जिसे JJM कहते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। दूसरा, इसका लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर की सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। तीसरा विकल्प आपका, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2024 को की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा या डी। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही नहीं है। तो पहले इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूं मैं आप लोगों को। यह हमारा विकल्प सी होता है और यहाँ पर केवल तीसरा हमारा सही नहीं है। देखिए जो जल जीवन मिशन था, इस मिशन की घोषणा हमारी नरेंद्र भाई मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। यहाँ पर जो तारीख दी गई है आपकी, सन दी गई है, वो गलत है, क्योंकि ये 15 अगस्त 2019 को नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये जो मिशन है, ये मिशन भारत के सभी दूर सुदूर गांवों के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक पूरा करेगा, ऐसा निर्धारित किया गया था। जल जीवन मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर काम करेंगे, ये योजना बनाई गई थी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 8वां। ईसा से यानी कि ईसा मसीह से ईसा से 1 शताब्दी पहले भारत में किस स्थान पर नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण केंद्र बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत डीपली जाकर के और बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि ईसा से 1 शताब्दी पहले भारत में किस स्थान पर नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण केंद्र बनाया गया था।
बीकानेर में, इलाहाबाद में, ग्वालियर में, दिल्ली में। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है इलाहाबाद में। देखिए, ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक रिंगवेरा, क्या रिंगवेरा, रिंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। ओके दोस्तों, रिंगवेरा अगर आपको लिखना नहीं आए तो मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर, आप लोग उसको देख लेना। देखिए, ओके दोस्तों, आप लोग देख लेना रिंगवेरा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से किस शासक के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर आपके बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण हमारे भारत में करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्न 10वें की ओर। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी? चिल्का झील, पिछोला झील, भोपाल झील, अन्ना सागर झील? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों भोपाल झील। कौन सा दोस्तों? भोपाल झील जो है अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 11वां। निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान पर उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के सबूत मिले हैं? कलिंग उड़ीसा में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटक में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में? उपरोक्त कथनों में से कौन सा है से सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा व चौथा, उपरोक्त सभी? तो 11वें प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे सारे के सारे विकल्प सही हैं, क्योंकि कलिंग उड़ीसा में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र, इन सब जगह पर उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12वां। इल्तुतमिश जो दिल्ली का शासक था, इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट, ये दोस्तों ये फोर्ट आपका दिल्ली में स्थित है और अब काफ़ी जर्जर हो चुका है, मगर फिर भी लोग आगे इस फोर्ट को देखने के लिए जाते हैं। तो देखिए दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब कौन सी शताब्दी में बनवाया गया था? 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में? तो दोस्तों यहाँ प्रश्न का जो उत्तर है वो हमारा चौथा बिल्कुल सही है, यानी कि 14वीं शताब्दी बनवाया गया था। देखिए 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आपका शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी का था और इल्तुतमिश जो उनके गुलाम थे तो उन्होंने, देखिए अलाउद्दीन खिलजी हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश हुआ। ये दोस्तों ये पूरा गुलाम वंश कहलाता है और इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान हुई थी। तो दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा आपकी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, यानी कि शासनकाल कहाँ किसका चल रहा था? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। हौज खास परिसर में भव्य गलियारों से शाही जलाशय का मनोरम दृश्य दिखाई देता था, जिसका उपयोग मध्यकालीन शहर यानी कि सीरी के निवासियों को पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता था। इस परिसर में एक प्राचीन मस्जिद और मदरसा है, जहां से पानी की टंकी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ओके दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 13वां। जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत के मंदिर किसको कहा गया है? इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्न। जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत के मंदिर किसको कहा गया है? नदियों को, झील को, बांध को या तालाब को? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा बांध को आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया है। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि बांध परियोजना के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी, इसलिए उन्होंने आपके बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। देखिए प्रश्न नंबर 14वां। निम्नलिखित में से उस परियोजना का नाम बताएं जो सतलुज ब्यास नदियों के बेसिन पर जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। यानी कि दोस्तों ऐसी योजना जो सतलुज ब्यास नदियों के बेसिन पर बनी है और जिसका कार्य है जल से विद्युत उत्पादन करना और सिंचाई दोनों के काम में आता है। पहला विकल्प आपका भाखड़ा नागल परियोजना, दूसरा हीराकुंड परियोजना, तीसरा सरदार सरोवर बांध परियोजना, चौथा जवाहर सागर बांध परियोजना।
तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका पहला, भाखड़ा नाकल बांध परियोजना, यानी कि भाखड़ा नाकल बांध परियोजना। देखिए आजकल जो है बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य दोस्तों विद्युत उत्पादन करना, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जलापूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन और आंतरिक नौचालन और मछली पालन आदि के कामों में इनका उपयोग बांधों का किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों एक बांध और बनाया गया महानदी बेसिन में, जो हीराकुंड परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य भी दोस्तों जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय था। जिस प्रकार दोस्तों ये मैंने बांध बताया आपको भाखड़ा भाखड़ा नाकल परियोजना, इसका उद्देश्य क्या था, विद्युत उत्पादन और सिंचाई। उसी प्रकार हीराकुंड परियोजना थी दोस्तों, उसका उद्देश्य जल संरक्षण और बाढ़ का नियंत्रण करना था। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई आपकी समन्वित जल संसाधन प्रबंधन पर आधारित बहुउद्देश्य परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश के विकास और समृद्धि के रास्ते पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले साधन के रूप में आपको ये योजना देखने को मिलती हैं, जो जितनी बांध परियोजनाएं हैं। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15वें की ओर। देखिए कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत किस जल विद्युत परियोजना से हुई थी? कोयना जल विद्युत परियोजना, तीस्ता बांध जल विद्युत परियोजना, शिवाना समुद्र जल विद्युत परियोजना, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना। तो दोस्तों कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत आपकी कोयना जल विद्युत परियोजना से हुई थी। और दोस्तों इसके बारे में आगे और समझा देता हूं आपको। देखिए कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तित कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा इस पर आपत्ति जताई जाने से शुरू हुई थी। यानी कि शॉर्ट में यह समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने विद्युत उत्पादन के लिए बांध बनाया और जल की दिशा को परिवर्तित कर दिया, जिसके कारण कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने इस पर आपत्ति जताई। इस आपत्ति जताने से आपकी कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत हुई। इससे राज्य में पड़ने वाली नदी के निचले हिस्सों में जल का प्रवाह कम हो जाएगा, इसलिए विवाद चालू हुआ और कृषि और उद्योगों पर विपरीत असर पड़ेगा। ओके दोस्तों ये इसका कारण था इस विवाद का। देखिए प्रश्न नंबर 16, सरदार सरोवर बांध परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गुजरात में नर्मदा नदी पर बनी भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना है। इसमें 4 राज्य हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित हैं। दूसरा विकल्प, यह परियोजना गुजरात के 15 जिलों के 3112 गांवों की 18.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। तीसरा विकल्प, इस परियोजना से राजस्थान के सामरिक महत्व के रेगिस्तानी जिले बाड़मेर, जालौर के 2,40,000 हेक्टेयर की सिंचाई भी होगी तथा महाराष्ट्र के आदिवासी पहाड़ी इलाके में लिफ्ट के माध्यम से 37,500 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा या डी पहला, दूसरा और तीसरा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारे तीनों ही कथन सत्य हैं। देखिए सरदार सरोवर बांध परियोजना द्वारा गुजरात में लगभग 75 कमांड क्षेत्र जो सूखा है उसकी आपकी सिंचाई वगैरह के लिए योजना तैयार की गई थी, जबकि राजस्थान में संपूर्ण जो कमांड क्षेत्र सूखा है उसके लिए भी योजना बनाई गई थी। देखिए सुनिश्चित जल की उपलब्धता और आपकी इस क्षेत्र को सूखा रोधी बना देगी, इसलिए जल की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया था इस योजना के जरिए। बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 17वां, नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाने वाली वाहिकाएं पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में कहलाती हैं। गुल, कुल, कुआ, तालाब। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? केवल पहला व दूसरा दोनों, केवल तीसरा, केवल चौथा? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है पहला व दूसरा दोनों। अब थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए प्राचीन लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा यानी मिट्टी के गुणों के बारे में गहन ज्ञान हुआ करता था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम को समझा और उनकी जल आवश्यकताओं के अनुसार वर्षा के जल को, भूमि के जल को, नदी जल और बाढ़ जल संग्रह करके अनेक तरीके विकसित कर लिए थे, जिनमें से
गुल और कुल एक तरीका है, जिसमें जैसे कि इसके अंदर क्या होता है, वाहिकाएं बना करके यानी कि नाली नुमा संरचनाएं बना करके सिंचाई के लिए पानी संग्रहित किया जाता था। ऐसी आपकी वाहिकाएं पश्चिमी बंगाल में भी बनाई जाती थी। उसमें क्या होता था दोस्तों, नदियों के जहाँ से पानी आता था संग्रहित किया जाता था, वहाँ से आपकी नालियाँ बना करके गड्ढों की तरफ ले जाई जाती थी, और गड्ढों में जल का संरक्षण किया जाता था, और आवश्यकता पड़ने पर उन गड्ढों में से जल ले लिया जाता था, यूज में ले लिया जाता था उन जल। ओके दोस्तों, समझ गए आप लोग? उम्मीद है आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18वां, कर्नाटक के मैसूर जिले में वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित करने वाला गांव है गंडाथूर, कुलधरा, जगीना, खरका। तो देखिए उस गांव का नाम है गंडाथूर। दोस्तों राजस्थान में पहले प्रत्येक घर में क्या होता था, छत पे जो वर्षा पड़ती थी उसके जल को संग्रहण करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का प्रोग्राम यानी कि ये योजना बनाई जाती थी। ओके दोस्तों, परंतु इंदिरा गांधी नहर के आने से काफ़ी कम हो गया। हालांकि कुछ घरों में यह अभी भी किया जाता है क्योंकि इन्हें नल का स्वाद पसंद नहीं आता। उसी प्रकार दोस्तों कर्नाटक के मैसूर जिले में वर्षा का जो जल है उस जल को संग्रहित किया जाता है। उसी क्रम में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित करने वाला गांव कौन सा है, तो गंडाथूर है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के मैसूर गांव के गंडाथूर में लगभग 200 घरों में ये व्यवस्था है, और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति वर्षा के जल को संरक्षित करके प्राप्त की है। इस गांव में दोस्तों हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है, और यहाँ संग्रहण दक्षता 80% है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रह और उपयोग कर सकता है। और दोस्तों एक बात बता दूं, 200 घरों द्वारा 10 लाख लीटर जल एकत्रित यहाँ पर किया जाता है। प्रश्न नंबर 19वां, भारत के ऐसे राज्य का नाम बताएं जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण यानी कि छत पे पड़ने वाले वर्षा जल का संग्रहण का जो ढांचा बनाना आवश्यक कर दिया गया है। राजस्थान है वो राज्य, उत्तर प्रदेश, पंजाब या तमिलनाडु? तो दोस्तों उस राज्य का नाम है आपका तमिलनाडु। देखिए दोस्तों तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आगे बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 20वां, राजस्थान के किस जिले में खड़ीन, जोहड़ जो कि वर्षा जल संचयन की पारंपरिक प्रणालियां प्रचलित हैं? क्या है दोस्तों? प्रचलित हैं। यहाँ प्रचलित गलत लिखाई आ गया है थोड़ा सा, तो आप लोग यहाँ पर देख लेना, प्रचलित हैं जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका उत्तर है जैसलमेर। क्या है दोस्तों? जैसलमेर। तो दोस्तों जैसलमेर में खड़ीन और जोहड़ पाए जाते हैं जो वर्षा के जल को संचयन करते हैं, संग्रहित करते हैं। खड़ीन क्या है दोस्तों? ये खेती योग्य भूमि के किनारे एक लंबा यानी कि 100 से लेकर के 300 मीटर लंबा मिट्टी का बांध है, जिसमें आपका वर्षा के जल को रोकने और जमा करने का कार्य किया जाता है, जिसका आविष्कार दोस्तों पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। पालीवाल ब्राह्मण दोस्तों वही है जो कुलधरा गांव से अचानक से सबके सब लोग गायब हो गए थे। एक श्रापित गांव माना जाता है, भूतिया गांव माना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21वें की ओर। तो देखिए राजस्थान के बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए जो भूमिगत टैंक बनाया जाता है उसका नाम है टांका, पालर पानी, चांदन नलकूप, पाट की नाली। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं उसका जो नाम है आपका वो है आपका टांका। क्या नाम है दोस्तों? टांका। अब दोस्तों यहाँ पर एक शब्द और आया चांदन नलकूप। ये जैसलमेर के आपके लाटीश्री क्षेत्र में ओएनजीसी के सहयोग से ढूंढा गया एक मीठे पानी का जल स्रोत है, जिसे चांदन नलकूप के नाम से जाना जाता है। थोड़ा इसको ब्रीफ करूंगा टांका को। यहाँ पर देखिए टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला स्रोत बनाता है। देखिए वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में दोस्तों टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में हमें गर्मी से राहत मिलती है।
आपने देखा होगा दोस्तों, बावड़ियाँ बनती हैं, और बावड़ियों में क्या होता है कि नीचे की ओर पानी रहता है, उसके साइडों में कमरे होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है दोस्तों, जल के स्रोतों के कारण वो कमरे ठंडे रहते हैं। तो राजा लोग या जमींदार लोग गर्मी से बचने के लिए कुओं पर या तालाबों के सहारे बावड़ियों पर कमरों का निर्माण करवाया करते थे, जिससे वो चीज़ें ठंडी रहती थी, कमरे ठंडे रहते थे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और उसके साथ ही मैं आप लोगों को एक प्रश्न और बता देता हूं। यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 22वां, आज का अंतिम प्रश्न। बांस ड्रॉप सिंचाई कहाँ प्रचलित है? मेघालय में, मणिपुर में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? तो दोस्तों, ये जो सिंचाई है ये मेघालय में प्रचलित है। अब देखिए क्यों प्रचलित है ये और देख लेते हैं। देखिए देखिए, मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइपों द्वारा एकत्रित किया जाता है, और ये 200 वर्ष पुरानी विधि है दोस्तों। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है, तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक भी ले जाया जा सकता है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधों पर छोड़ दिया जाता है। ओके दोस्तों, जिससे कि ड्रॉप ड्रॉप बदल पानी गिरता रहता है आपकी फसलों पर। देखिए दोस्तों, पहाड़ी शिखरों पर सदा नीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांसों के पाइप का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल जो है पहाड़ के निचले स्थानों तक आसानी से पहुंच जाता है। ओके दोस्तों, पहाड़ों पर क्या होता है, नीचे से ऊपर पानी पहुंचाना काफी समस्या भरा होता है। और दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी को ऊपर ले जाना काफी रिस्की होता है, परंतु बांस ड्रॉप सिंचाई प्रणाली द्वारा इस कार्य को मेघालय क्षेत्र में किया जा रहा है। ओके दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों अपनी एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।